नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। इस समय सूडान काफ़ी चर्चा में है क्योंकि वहां पर हिंसा हो रही है। आखिर हिंसा की क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई हो रही है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है चिंतक विचारक जितेंद्र कुमार ओझा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद रेणु जी, मुझसे बातचीत करने के लिए। सर, इस समय सूडान हर सुर्खियों में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर हिंसा हो रही है। आखिर इस हिंसा के पीछे क्या कारण है सर? देखिए, सूडान में जो है ये आज 5 या 6 दिन से जो है ये वहाँ के आर्मी और एक वहाँ पे रैपिड सपोर्ट फोर्स है जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। और लड़ाई की वजह जो है इन दोनों के जो हेड हैं, आर्मी के हेड हैं अब्दुल फताह अल बुरहान, जो आर्मी के चीफ़ हैं, उनमें उनके खिलाफ वर्चुअली जो रैपिड सपोर्ट फोर्स के जो लीडर हैं, जो चीफ़ हैं हमदान, उन्होंने वर्चुअली हमदान दोगला कुछ ऐसा उनका नाम है अगला, उन्होंने वर्चुअली बगावत कर दी है और उन्होंने आर्मी के ठिकानों पर अटैक करना शुरू कर दिया है और ये दोनों जो है मान नहीं रहे हैं। इससे पहले आप देखें कि सूडान में जो है 30 साल तक एक ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर ने मिलिट्री कू किया, कू करने के बाद 30 साल तक वहाँ पे डिक्टेटर बने रहे मोहम्मद अल बशीर। तो 2019 में उनके खिलाफ जनता सड़कों पे आ गई थी, पूरी तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट के बाद जो है बशीर साहब को जाना पड़ा और जाने के बाद जो उनको बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया, कई एक चार्जेस लगे और उस समय एक डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। एक इकोनॉमिस्ट है अब्दुल्ला हमदोक, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और ये जो है करीब 2-1 वर्ष तक तो वो रहे, लेकिन दो वर्षों के बाद जो है उनके खिलाफ में बुरहान का जो है, इनके जो मिलिट्री चीफ है, उन्होंने कू कर दिया और कू करने के बाद जो है, हालांकि उस समय उनका भी वर्चस्व था, कू करने के बाद जो है एक स्थिति बनी हुई थी। इन्होंने एक ट्रांजिशनल काउंसिल बना रखा था, सॉवरेंटी काउंसिल, जिसमें जो है ये उम्मीद की जा रही थी कि एक ड्यू कोर्स में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन इनके और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में जो ये है, इसके बीच में झगड़ा शुरू हो गया है और काफ़ी लोगों की जानें गई हैं, सिविलियंस की भी जानें गई हैं, एक दूसरे की इन्होंने जानें ली हैं। कई एक ठिकानों पे इन्होंने अटैक किया है, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है और दूसरी तरफ से आर्मी ने भी अटैक किया है। तो ये एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है जिसमें दो मिलिट्री के ऐसे विंग, सिक्योरिटी के विंग, जिनका काम है जनता को और देश को सुरक्षा करना, दुर्भाग्य से वो लड़ रहे हैं और पूरी जनता की जान जो है वो खतरे में आ गई है। इस समय ऐसा लग रहा है लोकतंत्र एकदम ख़त्म हो चुका है वहाँ पे, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सूडान में कभी भी 1956 के आसपास ये देश जो है, मेरी याददाश्त है 50 के दशक में ये देश आज़ाद होता है अलॉन्ग विथ इजिप्ट। ब्रिटिश ने कॉलोनाइज़ कर रखा था इजिप्ट और सूडान दोनों को, तो आज़ाद होता है। लेकिन सूडान की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है कि किसी समय में या हाल में, जब तक साउथ सूडान नहीं बनता है तब तक सूडान जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था और काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं वहाँ, ऐसी बात नहीं, और बड़ी एग्रीकल्चर लैंड भी है। तो सूडान में डेमोक्रेसी रही नहीं। 56 के बाद देखें कि ये अफ्रीका के कई देशों में ये जो फ्रजाइल डेमोक्रेसी जिन्हें कहते हैं वो रही, कि हर कुछ दिनों पे मिलिट्री कू होता रहा। लेकिन जो 30 साल का बशीर साहब का जो उमर अल बशीर का जो टेन्योर रहा, वो एक लंबा टेन्योर था और दुर्भाग्य से उसमें कुछ उन्होंने इस्लामिक रूल किए, कुछ और चीज़ें की, वेस्ट से उनकी बड़ी डिफरेंसेस हो गए और वेस्ट ने उनके ऊपर सैंक्शन भी लगा रखा था। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ठीक होने के बजाय सिचुएशन और ख़राब होती गई और साउथ सूडान टूट के निकल गया और निकलने के बाद जो है इनकी टेरिटरी भी कम होती है और बहुत वायलेंस हुआ, बहुत वहाँ पे चीज़ें हुई। तो सूडान में कभी डेमोक्रेसी रही नहीं, लेकिन 2019 के बाद जो है सूडान में काफ़ी प्रोग्रेसिव चेंजेस हुए। एक हमदोक करके, अब्दुल्ला हमदोक करके इकोनॉमिस्ट थे, उनको लाया गया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि वो एक ट्रांजिशन करवाएंगे इसमें, और काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म भी किए कि शरिया लॉ वगैरह की बात तो ज़रूर हुई, लेकिन शरिया को थोड़ा कम करने की बात की गई। जो बहुत सारे पुराने मेडिएवल पनिशमेंट्स है, लोगों के हाथ काट देना या पैर काट देना, उन सबको कंटेन करने की कोशिश की गई। जो नॉन मुस्लिम पे भी अल्कोहल का बैन था वो हटाने की कोशिश की गई। और यहाँ तक देखिए कि सूडान उन 4 देशों में है जो अब्राहमिक अकॉर्ड के तहत, जिन लोगों ने इज़राइल के साथ अपने संबंध जो है नॉर्मलाइज़ करने किए और लगा कि पश्चिम की मध्यस्थता से शायद यहाँ पे प्रजातंत्र आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहाँ की जो सोशल क्लाइमेट है या जो सोसाइटी की जो कंडीशन है, जो इंस्टीट्यूशन की कंडीशन है, वो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने की स्थिति में शायद नहीं है और बहुत अधिक यहाँ पे एफ़र्ट की ज़रूरत है अगर आप डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं।
तो जितने की स्टेक होल्डर्स हैं उन की स्टेक होल्डर्स को एक साथ ला के बैठा के बात करने की ज़रूरत है। तो देखिए वहाँ पे सोशल या पॉलिटिकल ग्रुप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उमर अल बशीर ने भी किसी को आने नहीं दिया। मैच्योर लीडर्स पॉलिटिक्स में आए या सोसाइटी में आए, और ये जो दो मिलिट्री के लोग हैं, जो रैपिड सपोर्ट, जो पैरामिलिट्री है और जो आर्मी है, ये आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में जो है उसको सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई। सर सूडान की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, लाइक उसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए मैंने कहा ना कि सूडान जो है उसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। उसका इतिहास फ़राउज़ के ज़माने से सूडान जो है बहुत रहा, लेकिन उसके बाद काफ़ी समय में प्रॉस्पेरिटी भी सूडान ने देखी है। और सूडान का देखें कि मेडिएवल या इस्लामिक एज में जो है बहुत तरक्की भी रही, बड़ी फ़िलासफ़ी, आर्ट, कल्चर भी उसमें बड़े ग्रो किए। लेकिन हाल में आप देखें कि वो अक्सर जो है इजिप्ट के कब्ज़े में रहा। अगर 19वीं शताब्दी से ही आप देखें इजिप्ट के कब्ज़े में रहा, और जब अल महदी करके उनका रेवोल्यूशन रहा, महदी वर्ड का वहाँ पे बड़ा ये किया है, और महदी रेवोल्यूशन भी वहाँ पे है। और कई एक आप देखें कि किस तरीके से वहाँ लोग जो फाइट करते हैं उसका भी बड़ा ये रहा। तो इस्लाम का एक बड़ा सेंटर रहा। सऊदी अरबिया के बाद लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा इस्लाम का कोई सेंटर रहा तो सूडान रहा। हालांकि साउथ सूडान में क्रिश्चियनिटी वगैरह आ गई कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के बाद। तो ये उसकी पृष्ठभूमि रही है। और जब 1956 में आता है तो बहुत बैकवर्ड देश तो है कि अगर देखें कि जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं है, और मेरे ख्याल से 200 से कुछ बिलियन ज़्यादा की जीडीपी है। और HDI पैरामीटर पे भी वो 150 के बाद है, 150-60 के बाद है वो आता है। और पर कैपिटा इनकम में भी वही उसकी स्थिति है। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्योंकि कभी कोई स्टेबल सरकार रही नहीं एक्सेप्ट उमर अल बशीर की जो सरकार थी। और वो बशीर की सरकार में भी जो रही, तो उस सरकार में भी बहुत कुछ इकोनॉमिक एंटरप्राइज़ वगैरह का मौका नहीं मिला। इस्लाम और शरिया को लेके ज़रूर कुछ थोड़े से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़रूर अपने मेन कैपिटल में वो लेके आए। लेकिन जब दारफुर की किलिंग का आपने 2005-06 में बड़ा ज़िक्र ये सुना होगा, और किस तरीके से वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी, तो सिविल वॉर का भी बड़ा नेगेटिव ये रहा। तो मेरे ख्याल से सूडान में जो है एक लीडरशिप की क्राइसिस जो है हमेशा से रही है आज़ाद होने के बावजूद। वैसा कोई टावरिंग पर्सनालिटी नहीं रहा जो सूडान को 10 साल 15 साल तक लेके जाए, अपने विज़न के साथ सारे स्टेक होल्डर को लेके एक साथ शामिल करके और कहीं आगे देखने की कोशिश करे। और हाल के कुछ सालों में चीन का जो है वहाँ पे काफ़ी वर्चस्व बढ़ रहा था, ख़ास करके जब अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दिए थे। तो चीन ने कई एक हाई वैल्यू या बहुत विजिबल प्रोजेक्ट बनाए थे। अपना फ्रेंडशिप ये तो चीन बनाते रहता है सारी जगह। काफ़ी ज़मीनें उन्होंने चीन ने सूडान में ले रखी थी, और उसमें एग्रीकल्चर करवा रहे हैं। लेकिन सूडान जो है उसकी टोटल एरिया जो है आप देखें तो 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। भारत की जो टेरिटरी है, भारत की टेरिटरी के 55-60% के बराबर उसकी टेरिटरी है आप देखें, जबकि पॉपुलेशन 4.5 करोड़ है, यानी यूपी के 1/3 पॉपुलेशन के बराबर है। तो पर कैपिटा जो है डेंसिटी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत ही कम है। तो ये दूसरे लोग शायद अमेरिका यहाँ के लोग ध्यान नहीं देते हैं कि चीन की नज़र उस पर है कि इतनी अधिक ज़मीन है, बहुत गरीबी है। और वो चीन जो है उमर अल बशीर के टाइम में कुछ कुछ प्रोजेक्ट तो देता रहा, लेकिन जहाँ छोटे मोटे बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच नहीं है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहाँ पे बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है, तो उसके रिसोर्सेज तो लूट होते रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रहा। तो ये कुल मिला के आप कहें कि सूडान की पृष्ठभूमि रही है कि बहुत पुराना एक इस्लामिक सेंटर है। इस्लामिक इसका इतिहास इतना पुराना है कि आप देखें कि इजिप्ट के फ़राउज़ के ज़माने का इतिहास। लेकिन स्लेव ट्रेड यहाँ पे बहुत होते रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है ये गुलामों के ट्रेड करने का। और ये मेडिएवल ये में बहुत जो है लोग गुलाम बना के और गुलाम वहाँ से भेजे जाते रहे हैं। आप देखें कि शेक्सपियर की किताब में भी एक सूडान के स्लेव का ज़िक्र है कि तो इस वजह से, और वहाँ बड़े जनरल्स भी होते रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि उसका इतिहास नया है, बहुत पुराना देश है, काफ़ी पुराना इतिहास है। लेकिन मेरे ख्याल से जितने अप्स रहे हैं, डाउन्स जो है हाल के कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा रहे हैं, ख़ास करके पिछले 100-150 साल में। और बहुत दुर्भाग्य रहा कि करीब 1950 के मध्य में जो है ये देश आज़ाद होता है, लेकिन उसकी जितनी पोटेंशियल है उसके हिसाब से कोई उसकी तरक्की नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि जो की स्टेक होल्डर्स हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि सूडान में नहीं है, कई प्रोफेसर्स हैं। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो सूडान के रहने वाले हैं, जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, लंदन में और यहाँ वहाँ रहते हैं, बहुत इक्के दुक्के बहुत कम लोग हैं। तो उनका काफ़ी कुछ जो है पूरी दुनिया से कुछ न कुछ उनका संबंध है, कुछ न कुछ ताल्लुक़ है। लेकिन चूँकि डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ पावर का, कोई गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन नहीं हो पाई, और जिस तरीके से जो मिलिट्री का जो कॉन्सेप्ट है कि पूरी ताकत से लगा के वो जब आपस के इंटरनल डिस्प्यूट जब हैंडल करते हैं, तो शायद हो सकता है कि उसमें से किसी जनरल की जीत होती है, लेकिन समाज की हार होती है। तो इसी वजह से सूडान जो है अभी भी बहुत इसमें है, और ख़ास करके ये जो क्राइसिस आई है बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 2019 के बाद जो है उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी, सूडान प्रगति के रास्ते पे जाएगा। 2 साल के भीतर ही वहाँ के अब्दुल्ला हमदोक को हटा दिया गया, और उसके बाद जो है ये जो ट्रांजिशनल काउंसिल बनी थी, लगा कि ये लोग मिलकर कोई सिविलियन गवर्नमेंट लाएंगे, पता चला कि इनमें ही झगड़ा शुरू हो गया। तो ये बड़ी चिंता की बात है डेमोक्रेसी के लिहाज से और सूडान के भविष्य के लिए। सर, अगर वहाँ पे कोई स्थायी सरकार नहीं बन पाई है तो क्या इसके पीछे आपको लगता है कि अमेरिका को कुछ हस्तक्षेप रहा है? देखिए, ये बात जो है बशीर के समय में जो सूडान के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स यहाँ वहाँ रहे, वो तो रहे आइसोलेटेड ही, लेकिन जिन लोगों को मिलने का बात करने का ये रहा सूडानियों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो उनका एक कंप्लेन रहा। और जिस किस्म की अमानवीयता हुई है बशीर की तरफ से भी, बशीर सरकार की तरफ से लोगों पे, तो उनका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जब प्रेसिडेंट थे तो उनके ऊपर मुकदमे शुरू हो गए। 3 से 4 लाख लोगों को उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने खुद हत्याएं करवाई, जो अवॉइडेबल था हर तरीके से। तो अब जो है क्या वजह है समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, शायद जो है, मैं अमेरिका को तो नहीं कहूँगा, शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी या वेस्टर्न कम्युनिटी या जो डेमोक्रेटिक ताकतें हैं उनको इंगेज करती, बतलाती और समझाती, और एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बना के उनको धीरे से पुश करती डेमोक्रेसी के रास्ते पे, तो स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन बड़े कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स के। और अफ्रीका का जहाँ तक सवाल है, देखिए, अफ्रीका में एक बहुत बड़ा तबका है जो इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल्स का, उनका ये मानना है कि जो वेस्ट का कि पूरा रवैया है वो उसको लूट मशीन कहते हैं। किताब भी है करीब 8-10 साल पुरानी, उसके लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने लूट मशीन कहा है कि लोकल वॉरलॉर्ड्स हैं एक तरीके से, और उसके बाद वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट हैं, माफिया इंटरेस्ट हैं, ये सारे मिल के अफ्रीका को किस तरीके से उसके नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सरकार आए। तो ये अफ्रीका की एक बहुत बड़ी समस्या है रेनू जी, कि ये नहीं आ पाएगा। और वेस्ट का अप्रोच एक अलग रहा है, जो कि उनके लिए, उनमें रेसिज्म कहते हैं कि अभी भी है उसमें, और वो लोगों के इसको ध्यान नहीं देती हैं। इस बीच में चाइना आ गया है, चाइना की एक बड़ी नियो कॉलोनियल अप्रोच रही है, और इसीलिए जब मैं जियो पॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भारत का मॉडल जो है, जिस तरीके से हम लोग अंकोर वाट में जाके मंदिर बनाया या इंडोनेशिया में जाके गए, तो उस भारत को उस तरीके से नहीं, लेकिन अपने तरीके से शायद भारत का एक मजबूत प्रजातंत्र, एक अपना अच्छा गवर्नेंस ढांचा हो, और भारत जो है इन तमाम अफ्रीका के देशों में जाए और जाके लोगों की मदद करे एक ऐसे टर्म्स पे जिसमें अफ्रीका के लोग भी सशक्त हों और भारत की भी स्थिति मजबूत हो, तो शायद ये है। लेकिन वेस्ट का अप्रोच आपका बहुत सही है कि वेस्ट का अप्रोच बहुत ठीक नहीं रहा, उसमें अभी भी कॉलोनियलिज्म और रेसिज्म की जो है बदबू आती है उनके जिस अप्रोच की बात करते हैं, और उसकी बहुत अधिक ह्यूमन सफरिंग है। तो और साथ में ये भी मैं कहूँगा कि लोकल लोग में हैं, उनके यहाँ भी लीडरशिप की क्राइसिस है कि शायद वो लोग आके मिल के एक अपना नेशनल विजन बनाते, एक कोई गवर्नेंस का एजेंडा बनाते, एक प्लान बनाते कि भाई वेस्ट नहीं तो किसी और डेमोक्रेसी के मॉडल के तहत हम जाएं, तो हो नहीं पाया। और मैं तो प्रजातंत्र पे भी बात करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये वेस्ट का मॉडल जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और ये जो है बड़ी सोशल डिस्कॉर्ड ब्रीड करता है, ये बहुत सारी चीज़ें फ्रैक्चर करता है, और इसको लाने में शायद अफ्रीका के और एशिया के बहुत देशों को दिक्कत हो रही है। तो कोई सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन हाँ, आपका संदेशा जो आपका जो अंदेशा है वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद रेनू जी, बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे सूडान हिंसा पर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।